सो गुड आफ्टरनून क्लास सैटरडे को हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल देख लिया था कि इफ़ अ बॉडी इज़ एन इक्विलिब्रियम देन सम ऑफ द फोर्सेस इज़ ज़ीरो। इफ़ अ बॉडी इज़ इक्विलिब्रियम देन द टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। ठीक है, अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उन सबका सम अगर ज़ीरो है देन वी कैन सेट दैट बॉडी इज़ एट इक्विलिब्रियम पोजिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज़ कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कितने टाइप के फोर्सेज हैं, पूरा थ्योरेटिकल है बट आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के फोर्सेज से आप डील करने वाले हैं आगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन मैकेनिक्स वी एनकाउंटर सेवरल टाइम्स काइंड ऑफ फोर्सेज। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ कोर्स परवेसिव। एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। ग्रेविटी ऑल्सो गवर्न्स द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन एक्ट एट अ डिस्टेंस विदाउट द नीड ऑफ एनी इंटरवेनिंग मीडियम। मैकेनिक्स में जो सबसे पहले फोर्स की हम लोग बात करते हैं दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगता है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत लार्ज डिस्टेंसेस तक काम कर सकता है। हैवी ऑब्जेक्ट्स हों चाहे लाइट ऑब्जेक्ट्स हों, दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मास के अकॉर्डिंग काम करता है और किसी भी इंटरवेनिंग मीडियम की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी थ्रेड, कोई हाथ या कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ग्रेविटी अपने आप ही ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेती है विदाउट एनी मीडियम। कि कोई स्ट्रिंग हो, कोई स्प्रिंग हो, कोई हाथ से खींचे तो ग्रेविटी काम करेगी? नो। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी अपने आप उसको बिना किसी मीडियम के अपनी तरफ खींच सकती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ फोर्स दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। All the other forces common in mechanics are contact forces. As the name suggests, a contact force on an object arises due to contact with some other object. ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इंटरवेनिंग मीडियम कोई ज़रूरत नहीं है कि हाथ से पकड़ के खींचेंगे या धागे से। बॉल ऊपर अगर बिल्डिंग से फेंकी है तो ज़रूरत नहीं है कि उसको धागे से खींचे, वो अपने आप ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी उसको खींच लेती है। लेकिन और जो दूसरे फोर्सेज है उसमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। दीज आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेज। जैसे कि when bodies are in contact, a book resting on a table, a system of rigid bodies connected by rods, hangs and other type of support. There are mutual contact forces satisfying the third law. The component of contact force normal to the surface in contact is called normal reaction. The component parallel to the surface in contact is called friction, and contact force arises also when solids are in contact with fluids. For example, a solid immersed in a fluid, there is upward byward force equal to the weight of the fluid displayed. The viscous force, air resistance etc. are the example of contact force. Now इस फिगर में ये क्या कह रहे हैं कि contact forces का मतलब कि दो बॉडीज़ अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं तो कौन सा फोर्स लगता है। सो दिस इज़ द डस्टर। इफ़ आई प्लेस दिस डस्टर ऑन दिस टेबल तो कांटेक्ट में आ गई, दिस डस्टर इज इन कांटेक्ट विद दिस टेबल। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो डस्टर का वेट है वो कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ, टेबल के नीचे की तरफ। और टेबल का रिएक्शन कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। अगर टेबल का रिएक्शन ना होता तो डस्टर टेबल को तोड़ के नीचे गिर जाता। नॉर्मल रिएक्शन है तभी जो है वो डाउनवर्ड फोर्स दोनों उसको बैलेंस कर रहे हैं और ये यहाँ रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है। दैट मीन्स दो फोर्स लग रहे हैं, एक डस्टर का वेट नीचे की तरफ और टेबल का रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। वही इन्होंने कहा है, देखिए। फर्स्ट इज वेट ऑफ द बॉडी एंड सेकंड द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन, वेट इसका डाउनवर्ड लगेगा तो वो हो गया डाउनवर्ड फोर्स। द कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस इस कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब इन दोनों को अगर ऐसे रगड़ें आपस में तो ये स्मूथ सरफेस नहीं है। ठीक है, ये अगर मैं इसको खिसकाऊँ तो इस पर जो भी रफनेस है टेबल की और डस्टर की वो अपोज कर रही है इसके मोशन को। दिस अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ है? इस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, सो द कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्सेज अराइजेज ऑल्सो व्हेन सॉलिड आर इन कॉन्टैक्ट विद फ्लूइड। इसके अपोजिट अगर आपकी एक बकेट पानी की भरी है और उसमें अगर हम डस्टर से छोड़ दें तो कुछ पानी बाहर उछलेगा। ठीक है, यानी डस्टर का जितना वेट होगा उतना ही पानी वो बाहर उछालेगा, तभी अपनी जगह बना पाएगा। अगर आप हल्की बॉल फेंकेंगे तो कम पानी उछलेगा, अगर आप हैवी बॉल
फेंकेंगे तो ज़्यादा पानी उछालेगा, यानी ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर पानी बाहर उछालता है तभी उस बकेट में अपनी जगह बना पाता है। ठीक, तो दो सॉलिड्स के बीच में भी कांटेक्ट की वजह से फोर्स लगता है, और एक सॉलिड और एक फ्लूइड हो, एक सॉलिड एक लिक्विड हो, तो उनमें भी कांटेक्ट की वजह से फोर्स लगता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट पैरा, टू अदर कॉमन फोर्सेस आर टेंशन इन अ स्ट्रिंग एंड फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। सबसे कॉमनली जो फोर्सेस हैं वो है टेंशन इन अ स्ट्रिंग एंड फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है, सपोज ये लीड है, ये तार है, अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेस करूँगी, खींचूँगी, इस तरफ खींचूँगी, तो ये एक मेरा फोर्स जो मैं इसको खींच रही हूँ और एक धागे का टेंशन। अगर मैं इसको खींचूँ, इतना खींचूँ कि ये टूट जाए, तो धागा टूट के कहाँ भागेगा? उस तरफ। ऐसे होता है ना, अगर मान लीजिए कि हमने ये स्ट्रिंग ऐसे है, मैं इसको ऐसे खींच रही हूँ, अपनी पूरी ताकत से खींच रही हूँ, अचानक से ये टूट जाए तो वो टुकड़ा कहाँ भागेगा? उस तरफ। देखिए ये ऐसे खींच रही थी मैं, अगर छोड़ दिया तो ये उधर की तरफ भागा। ठीक है, यानी स्ट्रिंग पे भी दो फोर्सेस लगते हैं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। यहाँ से अगर स्ट्रिंग बंधी है, मैं इधर फोर्स दे रही हूँ, तो उसकी टेंशन यानी उस पर खिंचाव अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तभी अगर आप अपना फोर्स अचानक से छोड़ देते हैं या मैं हाथ छोड़ दूँ, तो धागा टेंशन फोर्स की वजह से पीछे की तरफ भागता है। When a spring is compressed or extended by external force, a restoring force is generated. This force is usually proportional to the compression or elongation. The spring force is represented by F is minus kx. इसके बाद जो एग्जांपल दे रहे हैं वो स्प्रिंग का एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज अगर आपकी ये स्प्रिंग है, सपोज ये स्प्रिंग है अगर, ठीक है, स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया, बहुत ज़ोर से कंप्रेस किया, जितनी ताकत से मैं कंप्रेस करूँगी उतनी ही ताकत से फोर्स हटाने के बाद स्प्रिंग उछलेगी। ठीक है, तो जो मैं फोर्स लगा रही हूँ वो क्या है? फोर्स ऑफ कंप्रेशन, यानी कि दबाने वाला। और जो फोर्स नीचे की तरफ से स्प्रिंग लगा रही है वो क्या है? रीस्टोरिंग। रीस्टोर का मतलब मुझे छोड़ो, मुझे दोबारा अपनी पोजीशन में आने दो, रीस्टोर करने दो अपनी शेप को। ठीक है, तो जो मैं फोर्स लगा रही हूँ कंप्रेस करी, वो कंप्रेसिंग फोर्स, और उतनी ही ताकत से स्प्रिंग फोर्स लगा रही है मेरे हाथ पे, दैट इज़ नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही पावरफुल होता है जितनी ज़्यादा ताकत से मैं कंप्रेस करती हूँ। जितनी ताकत से हम कंप्रेस करेंगे उतनी ही ताकत से स्प्रिंग उछलेगी। अगर हम हल्के प्रेशर से स्प्रिंग को दबाएंगे तो स्प्रिंग हल्की उससे उछलेगी, और अगर बहुत टाइटली उसको प्रेस कर देंगे तो स्प्रिंग उतनी ही पावर से उछल के काफ़ी दूर तक जाएगी। तो जो आप लगा रहे हैं वो क्या है? कंप्रेशन, फोर्स ऑफ कंप्रेशन, दबा रहे हैं आप। और जो नीचे से फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग वापस आ रही है, दैट इज़ नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर करना अपनी शेप को। ये देखिए रीस्टोरिंग फोर्स, जब कंप्रेस करते हैं तो रीस्टोर फोर्स जनरेट होता है। ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेशन के, यानी जितना आप कंप्रेस करेंगे या जितना फैलाएंगे, जितना आप अपनी ताकत से फोर्स लगाएंगे, चाहे दबाने में स्प्रिंग को या फैलाने में, उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एक्स क्या है? जितना आप दबा रहे हैं या जितना आप खींच रहे हैं, जितना उसकी लेंथ में चेंज ला रहे हैं, उतना ही फोर्स काम करेगा। द नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द अनस्ट्रेच स्टेट। ये माइनस ये बताता है कि कंप्रेस हमने नीचे की तरफ किया, लेकिन स्प्रिंग उछली कहाँ? ऊपर की तरफ। और जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं, एक स्प्रिंग का साइज़ इतना है लेकिन आप उसको खींच रहे हैं, छोड़ेंगे तो वो छोटी हो जाती है ना, यानी आपके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये माइनस साइन शो कर रहा है उसके अपोजिट साइन के डिस्प्लेसमेंट को। फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग द फोर्स कांस्टेंट इज वेरी हाई। द रीस्टोरिंग फोर्स इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। धागे पे जो फोर्स लगता है वो होता है टेंशन। इट इज़ कस्टमरी टू यूज़ अ कांस्टेंट टेंशन टी थ्रू आउट द स्ट्रिंग। दिस अजम्पशन इज़ ट्रू फॉर अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। मोस्ट प्रॉब्ली हम धागे के थ्रेड के मास को बहुत नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, इसीलिए हमेशा टेंशन की एक वैल्यू लेते हैं टी जनरली, क्योंकि हम स्ट्रिंग के वेट को कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट पर देखिए, इन चैप्टर 1 we learned that there are 4 fundamental forces in nature. Of these, the weak and strong force appear in domains that do not concern us here. Only the gravitational and electric forces are relevant in the context of mechanics. The different contact forces of mechanics mentioned above fundamentally arises from electrical forces. This may seem surprising
Since we are talking of uncharged and non-magnetic bodies in mechanics at the microscopic level, all bodies are made of charge constituent, and the various contact forces arising due to elasticity of bodies, molecular collision and impacts, etc., can ultimately be traced to the electrical forces between the charge constituent of different bodies. The detailed microscopic origin of these forces is, however, complex and not useful for handling problems in mechanics at the macroscopic scale. This is why they are treated as different type of forces with their characteristic property determined empirically. मोर और लेस कहने का मतलब ये है कि बहुत से टाइप के फोर्सेस यूनिवर्स में काम करते हैं। बहुत छोटे से एटम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनके बीच में भी फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स में, उनके बीच में भी, बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं, उनके बीच में भी फोर्सेस काम करते हैं। हमारा एरिया ऑफ कंसर्न वो है जिन ऑब्जेक्ट्स के फोर्स को हम एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। ये देखिए, बहुत से वीक और बहुत से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी हमारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं, लेकिन उन सब का कंसर्न हमें नहीं है। मैकेनिक्स में जो ये आपका मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, इसमें हम उन्हीं फोर्सेस के साथ डील करते हैं जिनकी प्रैक्टिकली हम एक्सपेरिमेंट करके उनको जस्टिफाई कर पाएँ, ठीक है। जिनको प्रैक्टिकली आप जस्टिफाई कर पाएँ कि अच्छा कि ब्लॉक यहाँ रखा है तो ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा। बहुत टाइनी फोर्सेस या बहुत लार्ज फोर्सेस जिनको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो, उनसे हमें डील नहीं करना है, ठीक है। सो इस हेडिंग में कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में आपने देखा कि फर्स्ट फोर्स इज़ ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल जो है एक यूनिवर्सल फोर्स है जो सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटी की वजह से अर्थ अपनी तरफ खींचती है। इसके लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड, कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं जिसमें दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में रखनी ज़रूरी होती हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कंडीशन में बॉडी का वेट नीचे, डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है, ठीक है। ये फोर्सेस सॉलिड में भी है, ये सॉलिड टू सॉलिड में भी है, सॉलिड टू लिक्विड में भी ये फोर्स काम करता है, ठीक है। स्प्रिंग और स्प्रिंग का आपने देखा, स्प्रिंग में जिस तरफ से फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन काम करती है, जिसमें हम लोग स्प्रिंग के मास को कंसिडर नहीं करते हैं। फोर्थ, स्प्रिंग में जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या खींचते हैं तो जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग पे काम करता है। रीस्टोरिंग फोर्स का काम ये होता है कि स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करता है। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा -kx होता है, जहाँ पे x जितना आपने उसकी लेंथ में चेंज लाया, चाहे दबा के चाहे फैला के। जितनी ताकत से आप दबाएंगे या जितनी ताकत से आप फैलाएंगे उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उसको अपनी शेप में वापस लाने के लिए। सो वी नीड टू डील ओनली विद दैट मटेरियल दैट वी कैन ऑब्जर्व इन द यूनिवर्स एंड जस्टिफाई आवर रीज़न, ठीक है। बहुत स्मॉल और बहुत लार्ज पार्टिकल फोर्सेस से हमें डील नहीं करना है इस चैप्टर में। तो ये एग्जांपल है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको पता है कि दो बॉडीज़ जब कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच में जो उनके बीच में जो मोशन को अपोज करता है दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शन। दो बॉडीज़ जब कांटेक्ट में आई तो एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी पे जो फोर्स अपोज करता है उसको मोशन करने के लिए, दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन को अपनी पुरानी बुक से रिवाइज़ करिएगा कि फ्रिक्शन क्या है, पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो फ्रिक्शन आपको पढ़ा हुआ है, एक बार फ्रिक्शन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस बार दो तरह का फ्रिक्शन आपके कोर्स में है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है फ्रिक्शन इन मोशन। यानी कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तब जो दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है उस कंडीशन में भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा होता है, वो है आपका फ्रिक्शन इन मोशन, ठीक है। तो ये हम लोग कल देखेंगे। आज पहले की पूरा थ्योरेटिकल पैरा यहाँ से लेके 5.9 हेडिंग यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पढ़िएगा, ओके।